हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 31 मई एंड 31 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेल कर सकते हो। साथ में आप मुझसे मेल और ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ और कि कल ही हमारा यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है, 2021 का। एंड इसमें जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है। उनको सिर्फ डटे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है। ओके, आपका गोल बहुत बड़ा है, आपका सक्सेस का थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा है। और इसीलिए आपकी तरफ से चाहिए कि आप बस डिटरमाइंड रहो अपने गोल की तरफ। वो कहते हैं ना, रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ये चीजें उठानी तो पड़ेंगी, जलना तो पड़ेगा आपको। ऑलराइट, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में। स्टेटस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे पीएम केयर स्कीम फॉर कोविड चिल्ड्रन, कोविड ऑफन चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑफन हो गए हैं उनके लिए पीएम केयर स्कीम में क्या क्या है इसको देखेंगे। रूल्स फॉर मेडिकल, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स, इसको देखेंगे। नमामि गंगे मिशन के बारे में क्या न्यूज में आया है इसको समझेंगे। GS3 में इकोनॉमी में देखेंगे इंडिया चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, इसको समझेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, इंडिया चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। तो देखो, कोल को लेकर यहाँ पे बहुत जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। हमारे पूरी की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी आज की डेट में मेजॉरिटी केस में आप देखोगे मैक्सिमम जो शेयर है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का वो कोल पूरा करता है। अभी हम चाह रहे हैं कि हम कोल से शिफ्ट करें टूवर्ड्स नेचुरल गैस एंड देन ग्रेजुअली टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था। ऑलराइट, जो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने भी इसको पोर्ट्रे किया है, इसके बारे में बताया कि हमारा प्लान इस तरह से था कि हम कोल से धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, नेचुरल गैस की तरफ जाएंगे और फिर धीरे से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया का जो ये ट्रांजिशन हमने सोचा था कि कोल से हम नेचुरल गैस की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा सा हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप सोचोगे रशिया यूक्रेन वॉर से इसका क्या लेना देना, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कोल से हम नेचुरल गैस की तरफ जाएंगे। एंड नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दोनों ही कंट्रीज है, रशिया और यूक्रेन। स्पेशली रशिया जो है ये एक बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री है नेचुरल गैस की। अब क्योंकि इतना अनसर्टिनिटी चल रही है, इतनी अनस्टेबल वर्ल्ड कंडीशंस चल रही है, इसीलिए एक तो नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी का इशू है, सप्लाई का इशू है, और दूसरा प्राइसेस का भी इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस स्पीड से हम ट्रांजिशन चाह रहे थे उस स्पीड से हमारा ट्रांजिशन शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अच्छा, अब हम क्यों सोच रहे हैं, हमको कोल से क्या जरूरत है ट्रांजिशन करने की। अभी हमारा कोल है, ज़्यादा मेजोरिटी बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कोल पे है, तो हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हम सभी को पता है कि जो फ्यूल हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, वो फ्यूल जैसे कोल हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये जो है सबसे बड़े कार्बन एमिटर्स रहते हैं, ठीक है। और इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के कारण क्या होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसमें हर फॉसिल फ्यूल की टेंडेंसी कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने की अलग अलग रहती है। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इसमें कोल की रहती है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की। ओके, तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हमको कट डाउन करना है। ओके, लगभग आज भी 80% जो वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फॉसिल फ्यूल से ही यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नाउ देखो, कोल जो है, कोल जो लगभग ट्वाइस कार्बन यहाँ पे एमिट करता है दैन नेचुरल गैस। ओके, और लगभग ऑयल से तो 60% ज़्यादा। तो यहाँ पे कोल को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पे जो पार्शियली बर्न्ड कार्बन मटेरियल्स हो जाते हैं, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी लेकर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो पावर सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, वो एक तो मेजरली लगभग 55% एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कोल पे बेस्ड है। और इसी पावर सेक्टर से लगभग जितना भी, जैसे इंडिया टोटल जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है उसमें से 49% कार्बन एमिशन जो है वो अकेले हमारे पावर सेक्टर से होता है, ठीक है। जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो
वो 41% का है। ग्लोबली जैसे मान लो कोई दूसरी कंट्री है, उसका पावर सेक्टर लगभग 41% एमिशन करता है, हमारा जो पावर सेक्टर है 49% एमिशन करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो कोल के ऊपर है। इसके बाद हमारे इंडिया की क्या स्थिति है अभी कोल को लेकर, तो देखो इंडिया में फरवरी 2022 तक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2.04 लाख मेगावाट जो एनर्जी है हमने कोल से जनरेट करी है। लगभग 51.5%, ये 51.5% है, ठीक है। हमारी डिपेंडेंस जो कोल पे है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वो 51.5% की है, ठीक है। उसके बाद हमारी लगभग 1 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, लगभग 27% बनाती है ये, ओके। और उसके अलावा जो नेचुरल गैस है 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी है नेचुरल गैस की, लगभग 6% के आसपास, ओके। अब देखो कोल जो है, कोल के साथ एक इशू तो हमने देखा कार्बन एमिशन का है, क्लाइमेट चेंज का है। दूसरा इशू ये भी है कि ये जो कोल है अभी भी जो है इसके जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर इशू चल रहा है। हालांकि कोल जो है बाकी से अभी भी इनएक्सपेंसिव ही है, कम एक्सपेंसिव है, ठीक है, बाकी जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से कंपेयर करोगे तो। लेकिन फिर भी शिफ्ट करना इतना ईजी नहीं होने वाला है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कोल आज भी हमारे एनर्जी सेक्टर का, इनफैक्ट 2040 तक हमारे एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा रहने वाला है, ठीक है। अब आज तक इंडिया किस तरह से कोल से मूव करा है, थोड़ा बहुत जितना भी ट्रांजिशन हुआ है कैसे हुआ है और कितना डिफिकल्ट रहा है। तो देखो नेचुरल गैस जो है इसका हमने सोचा था कि हम यहाँ पे इंडिया जो मूव करेगा कोल से तो हम नेचुरल गैस की तरफ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे नेचुरल गैस जो है एक तो एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस के प्लांट्स हैं, लगभग हमने बताया ना कि 25,000 मेगावाट की हमारे पास एनर्जी कैपेसिटी है नेचुरल गैस को लेकर, लेकिन इसमें से सिर्फ 14,000 मेगावाट जो है वो सही से चल रही है क्योंकि यही इतनी ही फाइनेंशियली वायबल है, ठीक है। जबकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ कई सारे इश्यूज है। पहला तो ये कि यहाँ पे ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक तो ये नेचर के ऊपर, जैसे देखो सोलर पावर हो गया या विंड पावर हो गया, दोनों ही यहाँ पे नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरी चीज स्टोरेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ एक इशू ये है कि इनको स्टोर करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जो होती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की काफी डिफिकल्ट होती हैं, काफी ज्यादा टफ होती हैं, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास बचता है ले देकर कोल, ठीक है। थोड़ा बहुत है स्कोप जो नेचुरल गैस का है, लेकिन वो भी अभी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रुका हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री ये बोलती है कि लगभग 42.5 मिलियन टन की कोल शॉर्टेज अभी चल रही है, तो अवेलेबिलिटी का भी इशू हो गया है कोल का, ठीक है। तो कुल मिला के हर साइड से हम फंसे हुए हैं, सप्लाई जो है कोल का भी रुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि जो कोल की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जैसे 3.3% कोल की डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो कोल की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, और दूसरे अल्टरनेटिव्स का भी जो एक्सेस है वो इतना अच्छा हमारे पास है नहीं। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग कोल and our transition from coal to renewable energy and natural gas. Alright, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मोदी रिलीजेस पीएम केयर्स बेनिफिट फॉर कोविड ऑर्फन्स। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये है कि यहाँ पे जो कोविड ऑर्फन्स के लिए, कोविड के दौरान जो भी बच्चे ऑर्फन बन गए, यानी कि जिनके भी पेरेंट्स की डेथ हो गई या जिनके भी प्राइमरी जो ब्रेड अर्नर थे उनके घर के, उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे पीएम केयर्स जो स्कीम है वो लाई गई है और इसको रोल आउट अप किया गया है, ठीक है। तो लगभग 4,439 चिल्ड्रन को यहाँ पे ये कवर करेगी ये स्कीम, और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है या फिर किसी एक पेरेंट को जो प्राइमरी केयर गिवर था उसको खो दिया है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए ये स्कीम है, और ये जो स्कीम है इसमें लगभग 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट एक बच्चे के लिए जमा किया जाएगा, जो कि उसको मिलेगा 23 ईयर्स की एज पे। और जब तक 18 to 23 ईयर्स में क्या होगा, उसको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और मेन जो पूरा 10 लाख का अमाउंट है वो उसको मिलेगा एट द एज ऑफ 23। और यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे एड भी मिलेगी फॉर द एजुकेशन, ठीक है। जैसे स्कूल एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में, दोनों साइड पे गवर्नमेंट की साइड से एड मिलेगी। साथ में अगर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है कोई भी ऐसा बच्चा, तो वो उसको यहाँ पे लोन इजीली मिल पाएगा, लोन का प्रोविजन भी यहाँ पे रखा गया है, ओके। तो देखो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट को या पेरेंट्स को खो दिया है ड्यूरिंग द कोविड, उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन और केयर इंश्योर कर पाना।
कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जैसे यहाँ पे देखो जुवेनाइल जस्टिस वाला डिपार्टमेंट हो गया या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहेगा। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एक तो जो भी बच्चे ने अपने दोनों पेरेंट्स खोए हैं या फिर सिंगल सर्वाइविंग पेरेंट को खोया है या फिर लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट्स को खोया है या फिर सिंगल अडॉप्टिव पेरेंट को खोया है, यानी कि कुल मिला के जो भी अब स्थिति है उस बच्चे की अब ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उसके पास और कोई सहारा नहीं है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। दूसरी स्कीम, चाइल्ड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एज जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तब। दूसरी चीज, तीसरी चीज टाइम पीरियड, तो पेरेंट्स की डेथ कब हुई हो, तो पेरेंट्स की डेथ हुई हो 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में, ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन है। इसमें ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है इन बच्चों के साथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इनको फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल 23, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनको फ्री एजुकेशन की जो प्रोविजन है वो भी है। हायर एजुकेशन के लिए इनको इजीली लोन मिल पाएगा और इनको इंटरेस्ट जो है वो इनको नहीं पे करना है, पीएम केयर फंड जो है उसमें से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख रुपए तक का टिल द एज ऑफ 18। उसके बाद यहाँ पे जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे एक इमोशनल लेटर भी लिखा है सभी बच्चों को। उन्होंने अपने एक बचपन का किस्सा बताया, उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड एक किस्सा बताया कि उनकी मदर जो है, उनकी मदर की जो मदर थी यानी कि उनकी नानी, जो हमारे मोदी जी हैं, उनकी नानी की डेथ भी ऐसे टाइम पे हुई थी जब उनकी जो मदर है काफी छोटी थी, तो ही नोज द पेन ऑफ एन ऑर्फन, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च करते टाइम ये इमोशनल लेटर सा एक लिखा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। तो देखो यहाँ पे न्यूज में ये इसीलिए था क्योंकि चाइना ने एक सिक्योरिटी पैक्ट प्रपोज किया था, ठीक है। जितनी भी चाइना के आसपास छोटी मोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, इन सभी के लिए एक सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पे चाइना लेकर आया था। चाइना ने बोला था कि हम यहाँ पे साथ में काम करेंगे और हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप चाहो तो हमसे फाइनेंशियल एड भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें चाइना ने कही थी, लेकिन चाइना के इस प्रपोजल को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस ने, ठीक है। 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस ने मना कर दिया। अब देखो सबको पता है अंदर अंदर चाइना की नीयत क्या है। चाइना से सब लोग इसलिए भी थोड़ा घबराते हैं क्योंकि चाइना जहाँ पे भी जाता है वहां पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, किसी न किसी तरह से, या तो डिप्लोमेसी की तरह जैसा कि श्रीलंका में किया, तबाह कर दिया पूरी कंट्री को। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पे नेपाल के साथ भी क्या क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने देखा है कि जहां जहां पे चाइना गया है अपने पैर पसारने, वहां पे चाइना पूरा का पूरा पसर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है, इसीलिए 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने चाइना का जो ये सिक्योरिटी पैक्ट था इसको कंप्लीटली मना कर दिया, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे इनको डर ये था कि कहीं बीजिंग हमको अपने ऑर्बिट में ना खींच ले, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक सेटबैक माना जा रहा है इसको बीजिंग के लिए, चाइना के लिए। तो डिप्लोमेटिकली चाइना हैज हैड अ वेरी बिग सेटबैक। आगे बात करें तो देखो चाइना यहाँ पे चाह रहा था कि साउथ पैसिफिक में वो जो एक्टिविटीज हो रही हैं इनको यहाँ पे काउंटर कर पाए या इनके ऊपर अपना कंट्रोल पा सके। अब देखो यूएस का हम सभी को पता है, यूएस जो है इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे, और इंडो पैसिफिक के जितनी भी कंट्रीज है उस पर अपनी क्रेडिबिलिटी ये दिखाना चाहता है, हेजिमनी दिखाना चाहता है यूएस। अब चाइना इसी को काउंटर करने के लिए पैसिफिक में थोड़ा सा घुस रहा था, ठीक है, और पैसिफिक की सारी कंट्रीज ने फिर मना कर दिया कि नहीं भैया हमको नहीं आना तुम्हारे सिक्योरिटी पैक्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पैक्ट था इसमें क्या क्या प्रपोज था, इसमें बोला था कि एक तो पैसिफिक आइलैंड पुलिस हम बनाएंगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, पॉलिटिकल टाइज एक्सपांड करेंगे, सेंसिटिव मरीन मैपिंग को यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा एक्सेस होगा नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, लैंड को लेकर, वाटर को लेकर हम सभी कंट्रीज का। ये सब चीजें चाइना ने प्रपोज करी थी। इसके बदले चाइना फाइनेंशियल एड भी दे रहा था। ये भी बोला कि चाइना आपके साथ फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। ये भी बोला कि फिर हम आपके साथ यहाँ पे आपको चाइना के मार्केट में फ्री एक्सेस देंगे। तो कुल मिला के रिश्वत देकर ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन कराने की कोशिशें चल रही थी, जिसको यहाँ पे पैसिफिक कंट्रीज ने मना कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पैसिफिक कंट्रीज है उनका कहना ये है कि हम यहाँ पे नहीं चाहते थे कि चाइनीज इन्फ्लुएंस हमारी गवर्नमेंट पे हो, या फिर हमारी इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो चाइना के पास चले जाए, या फिर जो यहाँ पे चाइना कह रहा है कॉमन डेवलपमेंट विजन, इसको वो जो कह रहा है चाइना, वो कॉमन कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, ये सिर्फ चाइना का
डेवलपमेंट विजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये सारी बातें कही गई है। अब देखो थोड़ी सी जो कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी बात कर लेते हैं। एक तो पपुआ न्यू गिनी है, समोआ है, ठीक है, माइक्रोनेशिया है, उसके अलावा पलाऊ है, ये सब कंट्रीज है, फिजी है, ठीक है, जो सब इन्वॉल्व है जिसने रिजेक्ट किया है चाइना के सिक्योरिटी पैक्ट को। इनकी लोकेशन एक बार देख लो। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखो ये पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है आपको, ये पलाऊ दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर माइक्रोनेशिया दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो फिजी दिख रहा है, समोआ दिख रहा है। किरीबाती, किरीबाती इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है किरीबाती इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से क्या पास होता है, ये बताओ मुझे, क्या पास होता है यहाँ से? इक्वेटर पास होता है। अब आज का आपका क्वेश्चन ये है, आज के कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करोगे क्वेश्चन वो ये है कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, ये आप मुझे बताओगे। तो कंट्रीज कौन कौन सी जहाँ से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। किरीबाती इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ से इक्वेटर पास होता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज है थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। सोलोमन आइलैंड कहाँ है, माइक्रोनेशिया कहाँ है। और ये देखो ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन आइलैंड कंट्रीज को नॉर्थ टू साउथ जमाओ या साउथ टू नॉर्थ जमाओ या ईस्ट टू वेस्ट जमाओ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना, ओके। आगे बात करते हैं। ऑक्शन ऑफ गिफ्ट टू पीएम मोदी नेट 22.5 करोड़। तो देखो पूरी न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि एक आरटीआई फाइल की गई, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक एप्लीकेशन है वो फाइल की गई। और यहाँ पे पता चला कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं हमारे, इनको कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, नेशनली इंटरनेशनली कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इनको जो गिफ्ट्स मिले हैं अभी तक नेशनली हमारे देश के अंदर से जो नॉर्मल लोगों ने दिए हैं, इसमें कई सारे यहाँ पे अवार्ड्स हैं, कई सारी जो हैं शील्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं इनको। तो इसको ऑक्शन में रखा गया था, ठीक है, इसको ऑक्शन में रखा गया था। और इस ऑक्शन से 3 बार ये ऑक्शन हुआ है। इन तीनों बार में इस ऑक्शन से लगभग 22.5 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने कमाए हैं। और इस 22.5 करोड़ रुपीस को गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है नमामि गंगे मिशन में, ठीक है, नमामि गंगे मिशन में। यहाँ पे जो ये ऑक्शन से पैसा आया है इसको इन्वेस्ट करेगी नमामि गंगे मिशन में, जो गवर्नमेंट है हमारी वो, ठीक है। तो ये न्यूज थी। अब नमामि गंगे मिशन के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। देखो ये क्या है, नाम से समझ आ रहा है गंगा का लिए एक प्रोग्राम है, तो गंगा के कंजर्वेशन के लिए ही है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। मेजरली इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये है कि गंगा में जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको रोकना है, इसका कंजर्वेशन करना है, जो गंगा रिवर है इसका, और इसका रिजुविनेशन करना है, ठीक है। तो हमारी जो रिवर गंगा है इसका रिजुविनेशन करना है, इसको वापस से अच्छा बनाना है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करेगी जो बॉडी, उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। और इसी की ये देखो यहाँ पे बॉडी है नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। तो ये नेशनल गंगा काउंसिल इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टेट का काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पे स्टेट के लेवल पे इसको इंश्योर करेंगे इस मिशन का इम्प्लीमेंटेशन। फिर जो नेशनल गंगा काउंसिल ये कब बनाई गई, 2016 में बनाई गई थी। और ये किसके अंतर्गत बनाई गई, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत बनाई गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल गंगा काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक ऑर्डर के अंतर्गत बताई गई थी, ठीक है। और इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। इसकी फंडिंग जो है सेंट्रली फंडेड होता है ये, और 20,000 करोड़ रुपए का इसका फंड है जो नॉन लैप्सेबल कॉर्पस है। और यहाँ पे लगभग 288 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर की बात करते हैं तो गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, आप सभी को पता है, ये सभी इसके अंदर आ जाती है, समझ गए। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रूल्स फॉर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि अभी देखा हमने कि यूक्रेन से कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इंडिया लाया गया वापस से, ठीक है, इंडिया में हम लेकर आए वापस से। अब जो हम यूक्रेन के, कौन सा मिशन का क्या नाम था, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है ना, कि कौन से मिशन के अंतर्गत इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन जो ऑफिशियल हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन लोगों को वापस लेकर आए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए, कमेंट जरूर करना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को इंडिया वापस लाया गया, तो इनमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे इनके भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि देखो, एक तो चीज ये थी कि जो बच्चे जिनका जो एजुकेशन है वो बीच में रुक गया, एक तो उनका एजुकेशन पूरा कैसे होगा, दूसरा उनका जिनका एजुकेशन पूरा हो सकता है उनको क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो हमारी मेडिकल काउंसिल है, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन के कुछ रेगुलेशन आए हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं जो भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए, सो दैट वो इंडिया में आगे जाके प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अब ये रेगुलेशन क्या थे, रेगुलेशन देखो
थोड़े से स्ट्रिंजेंट है, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि एक तो है नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन है और एक है मेडिकल कमीशन रेगुलेशन 2021। इन दोनों में बोला गया है कि पहली बात तो ये कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको एक मेडिकल कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, कम से कम 54 मंथ्स वाला, ठीक है। और इसके अलावा एक इंटर्नशिप उसी सेम कॉलेज से कंप्लीट करनी पड़ेगी 12 महीने की, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप फॉरेन में मेडिकल एजुकेशन ले रहे हो उसमें 54 मंथ्स का आपको एजुकेशन लेना है और 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी की तरफ जाके अपना रजिस्टर करा सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ाई है मेडिकल की वो कंप्लीट कर ली है और मैं इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद 12 महीने की रिगरस जो इंटर्नशिप है वो भी आपको यहाँ पे करनी है नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आए, ठीक है, आपने 54 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट किया, 12 महीने की इंटर्नशिप करी, फिर इंडिया में अभी आके आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद ही आप नेशनल मेडिकल कमीशन के पास जाके अप्लाई कर सकते हो अपनी रजिस्टर करने के लिए अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसको, ठीक है। तो रिगरस कंडीशंस में ये इंटर्नशिप है और इसको लेकर जो स्टूडेंट हैं उसमें उनमें काफ़ी यहाँ पे देखा गया कि प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने। उनका कहना था कि इतनी ज़्यादा रिगरस कंडीशंस क्यों रखी गई हैं। ऐसे में दो चीज़ों का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, एक तो राइट टू हेल्थ का वायलेशन हो रहा है, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, और एक तो दूसरा जो राइट वायलेट हो रहा है वो है स्टूडेंट्स का, जिसमें वो अपने राइट टू प्रोफेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़, जो आप राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हो, तो हाँ, इंडिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है और इन रूल्स के थ्रू हम वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा राइट टू प्रोफेशन, तो आपको किसी ने प्रोफेशन को एग्जीक्यूट करने से, एक्सरसाइज करने से रोका नहीं है। आप अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज करिए, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन से गुजरने के बाद, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है द स्टेटस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन। तो आप सभी को पता है कि लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं रशिया के इन्वेजन को, ठीक है। यूक्रेन और रशिया का वॉर लगभग 3 महीने से चल रहा है और आगे भी रुकने का कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, कि रुकेगा। तो देखा जाता है यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन है, इसको देखते हैं। पहले मैप देख लो। तो देखो यहाँ पे ये है रशिया का मैप, सॉरी यूक्रेन का मैप है ये, जहाँ पे रशिया का देखा जा रहा है कि रशिया ने क्या क्या लोकेशंस को कैप्चर कर लिया है। तो देखो ये तो क्रीमिया है और क्रीमिया के अलावा ये डोनबास रीजन है। डोनबास को भी अभी रशिया ने कवर कर लिया है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक खार्किव है। अब देखो ये जो है यहाँ पे काफ़ी, जो यहाँ पे ये ग्रीन साइंस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी हैवी फाइटिंग देखने को मिल रही है। ये जो स्लैश्ड एरियाज दिख रहे हैं यहाँ पे रशिया का कंट्रोल पहले से था, ठीक है। अभी जो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पे रशिया का कंट्रोल अब हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है खार्किव हो गया, बेलोगोरोड हो गया, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये है जो उड़ीसा यहाँ पे, उसके अलावा ये जो है मेलिटोपोल, खेरसोन, मारियोपोल, ये सब जो रीजन है यहाँ पे रशिया जो है काफ़ी स्ट्रांगली अपना जो रोल है वो निभा रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टोरी ये है कि 3 महीने हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को और 3 महीने के बाद भी अभी तक वॉर रुका नहीं है। यूक्रेन जो है वो भी हार नहीं मान रहा, ना रशिया हार मान रहा है, ना कोई पीस पैक्ट की तरफ कोई जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी वॉर चलने वाला है। करंट स्टेटस क्या है, तो देखो करंट स्टेटस में यहाँ पे कई सारे सिटीज के नाम दिए हैं। तो सिटीज के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको ये याद नहीं करना है कि कहाँ पे अभी तक पहुंचा है, क्योंकि ये तो देखो बदलता रहेगा, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है। तो सिटीज याद रखना कि देखो क्रीमियन पेनिनसुला पे तो पहले से रशिया का यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोल था। डॉनबास रीजन की तरफ भी रशिया का कंट्रोल शुरू हो गया था, ठीक है। अभी लगभग पूरा डॉनबास रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में है, ठीक है। अच्छा, डॉनबास जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं, साउथ ईस्टर्न यूक्रेन वाला रीजन है डॉनबास, जहां से ये पूरा रशियन इन्वेजन शुरू हुआ था। तो जब रशिया ने इन्वेड किया था तो 3 तरफ से किया था। एक तो ऊपर से करा था बेलारूस की बॉर्डर से, दूसरा डॉनबास से किया था ये साउथ ईस्ट वाले रीजन से, और साउथ में क्रीमिया से किया था यहाँ पे इन्होंने जो अटैक था। यहाँ पे पुतिन का कहना है कि हम यूक्रेन में इसलिए इस मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं डीमिलिटराइजेशन एंड डी नाजीफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं लिबरेशन ऑफ डॉनबास रीजन। तो डॉनबास रीजन जो है, जब जिन लोगों ने देखा होगा हमारे पुराने लेक्चर्स, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए। रशिया, जिनको नहीं पता रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, आपको एक लेक्चर में सब चीज़ें समझ। तो देखो यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसके बारे में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता वो देख लेना। तो रशिया यूक्रेन वॉर में डॉनबास एक इंपॉर्टेंट रीजन है। डॉनबास में वो लोग रहते थे जो रशिया की तरफ थे, ठीक है, जो प्रो रशियन लोग हैं, और ये चाहते थे कि ये जो डॉनबास रीजन है ये यूक्रेन से अलग हो जाए। तो यहीं से जो सारी फूट पड़ी ना वो यहीं से पड़ी और यही ट्रिगर पॉइंट बना इस रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है। अब इसमें कई सारी सिटीज के नाम है, जैसे कीव हो गया, उसके अलावा खार्किव है, साथ में यहाँ पे देखो खरसोन है, ठीक है।
इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का सबसे बड़ा वाला, मारियोपोल है, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है अभी कुल मिला के मैं आपको वो बता दूं कि जो कुल मिला के सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि रशिया जो है अभी सबसे पहला रशिया का गोल ये है कि यूक्रेन को पूरी तरह से लैंड लॉक्ड बना दिया जाए, किसी भी तरह से यूक्रेन जो है वो यहाँ पे सी को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। जैसे अभी क्या है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जस्ट नीचे ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी को किसी भी तरह से एक्सेस ना कर सके यूक्रेन, ये रशिया की चाल चल रहा है अभी रशिया, ठीक है। सो दैट क्या होगा कि पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी तो फिर लैंडलॉक्ड होकर ज्यादा चांसेस इनके पास बचेंगे नहीं जीतने के। ओके, नाउ सेकंड है रशिया अभी चाहता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिबरेशन चाहता है डोनबास का, कहे तो यही रहा है, ठीक है। उसके अलावा पुतिन ने कहा डीनाजिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे रशिया चाहता है वो यही है कि यूक्रेन को हर तरफ से लैंडलॉक कर लिया जाए, सी ऑफ अजोव से इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पे चीजें हैं जो रशिया आज के टाइम पे चाह रहा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या रशिया की इकोनॉमी को सैंक्शंस के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रशिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पे जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं उनका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है रशिया की अभी भी वो सैंक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसका क्या कारण है, पहला कारण तो ये है कि जो भी वेस्ट ने जैसे यूएस वगैरह ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, उसके कारण क्या हुआ है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, इनकी जो साख थी रशिया में वो और ज्यादा तेज जम गई है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ के लोगों को लग रहा है कि यूएस जो है, वेस्ट जो है पूरी तरह से हमारे खिलाफ है और पुतिन ही एक लीडर है जो वेस्ट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो पुतिन की साख और बढ़ गई है और लगभग अभी एक सर्वे हुआ था तो 82% लोग प्रेसिडेंसी को, पुतिन की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं आगे के लिए भी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे रशिया को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है उनकी पावर को लेकर, ठीक है। जैसे पुतिन की क्या पावर है रशिया में, उसको कोई थ्रेट नहीं है अभी प्रेजेंटली। तो तीसरी चीज ये कि रशिया की जो इकोनॉमी है अभी कोई इमिनेंट कोलैप्स फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। रशिया की जो करेंसी है रूबल, ये काफी अच्छा परफॉर्म करी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है आज के टाइम पे। और रशिया को जिसके साथ ट्रेड करना है वो रूबल में वैसे भी कर रहा है, ठीक है। जिसको ट्रेड नहीं करना वो नहीं कर रहा है रशिया के साथ ट्रेड, लेकिन जिसके साथ ट्रेड करना है वो रूबल में वैसे भी हो रहा है। तो कोई ट्रेड वगैरह रुका नहीं है। चौथी चीज ये कि पेट्रोल वगैरह के दाम, गैस के दाम, नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है, जो पूरा ग्लोबल मार्केट है। ऐसे में रशिया को बहुत फायदा है क्योंकि रशिया अभी भी नेचुरल गैस वगैरह बेच तो रहा है लेकिन रूबल्स में बेच रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा पैसे कमा रहा है इनफैक्ट रशिया अब तो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अभी जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर काफी डिपेंड करता था बिकॉज ऑफ द नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब के लिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इन्होंने ईगो में बोल तो दिया कि रशिया से हम कोई नेचुरल गैस नहीं लेंगे, लेकिन इनको कोई और मिल भी नहीं पा रहा जो इनकी एलएनजी वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रशिया जो है सी पोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहता है यूक्रेन के। तो यहाँ पे फूड सप्लाईज जो है रशिया की तरफ से रुक गए हैं बाकी सारी कंट्रीज को लेकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सी का तरफ से सी पोर्ट्स जो थे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए, तो फूड सप्लाई रुक गए हैं। फूड सप्लाई रुकने के कारण बाकी सारी कंट्रीज जो है वो रशिया से गुहार लगा रही है कि भैया छोड़ दो सी पोर्ट्स को, तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज को उल्टा हाथ जोड़ के रशिया के पास जाना पड़ रहा है, ओके। उसके अलावा एक चीज ये भी है कि जो कंट्रीज ने वेस्टर्न अलायंसेस को, नेटो वगैरह को ज्वाइन नहीं कर सका है, तो जिन भी कंट्रीज ने वेस्टर्न अलायंसेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो सभी कंट्रीज जो हैं अभी तक रशिया के साथ ट्रेड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाए। तो ऐसा कोई ग्लोबल सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी पीस प्रोसेस की क्या प्रोग्रेस है, तो अभी तक जो है पीस प्रोसेस एक दो बार कोशिश हुई है रशिया और यूक्रेन दोनों की साइड से, लेकिन अभी तक भी कोई इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हमको मिला नहीं है। इसीलिए अभी तक भी क्लैशेस चालू हैं, अभी तक भी वॉर चालू है। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि यूक्रेन जो है धीरे धीरे अपनी थोड़ी बहुत टेरिटरी जो है खोता जा रहा है, ठीक है। तो ये थी पूरी अभी तक की कंडीशन कि रशिया यूक्रेन वॉर में अभी क्या चल रहा है, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो इतने ही हमारे पास आज के लिए आर्टिकल्स थे, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इन दोनों के आंसर्स मुझे जरूर देना। पहला क्वेश्चन तो ये कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास होता है, और दूसरा उस मिशन का, उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसमें इंडियन जो एम्बेसी थी, इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन लोगों को वापस लेके आई थी, ठीक है। तो इनका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी लेक्चर लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।